again to my channel. Today we are going to start our lesson number 13, that is topic number 61, Old English Literature, Phonology and Morphology. कि Old English में phonology and morphology का क्या role था. So in literature, a language displays, language जो है वो literature में तीन चीज़ें show करती है. Number of its full power, ठीक है, कि इसकी जो है वो full power क्या है. नेक्स्ट की शो करती है इट्स एबिलिटी टू कन्वे थॉट्स इन अ विविड फॉर्म, यानी कि जो थॉट्स होती हैं उसको बहुत ही क्लियर फॉर्म में शो करती है. इट्स एबिलिटी टू रिकॉर्ड इमोशंस, और ये लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर में बताती है कि जो इमोशंस हैं जिसके थ्रू लोग लैंग्वेज को इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए. अब ये कहते हैं कि द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज़ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ एनी प्रिजर्व लिटरेचर. यानी कि अगर हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट एंड सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम, नुमायाँ एंड फुल ऑफ डाइवर्सिटी जो ये ऐसा लिटरेचर है. और अमॉन्ग द अर्ली जर्मैनिक पीपल, जो कि अर्ली जर्मैनिक पीपल को अगर हम उठा के देखें तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट. उसके बाद ये कहते हैं two types of this literature were brought to England by the Germanic conquerors. अगर हम Germanic conquerors की बात करें तो two type of literatures वो इंग्लैंड में लेकर आए, ठीक है, from their continental homes and preserved in oral tradition. तो और ये जो लिटरेचर था जर्मैनिक कंकर्स लेकर आए थे इंग्लैंड में, इसको ओरल ट्रेडिशन यानी कि ज़ुबानी तौर पर इसको ज़ुबानी रवायात की सूरत में इसको महफूज किया गया. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी into the southern part of the island at the end of the 16th century. और इसको इसी ओरल लिटरेचर को, ओरल ट्रेडिशन को, इसके ऊपर जो असर अंदाज हुई बाद में वो जो जब उस वक़्त जब री इंट्रोडक्शन करवाया गया क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, इनटू द साउथर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड, यानी कि आइलैंड के साउथर्न पार्ट में, जनूबी हिस्से में जब क्रिश्चियनिटी को री इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, तो तब वहाँ पे जो ये रवायात थी, इसलिए जो लिटरेचर था उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ. उसके बाद कहते हैं कि टू स्ट्रीम्स मिंगल इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर. अगर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो टू स्ट्रीम्स हमें इसमें मिलती हैं, दो सिमतें मिलती हैं, दो इंतहाएँ मिलती हैं. देयर आर पैगन एंड द क्रिश्चियन. पैगन जो होते हैं वो जो नॉन एथीस्ट तरह के लोग होते हैं, और क्रिश्चियन थे जो ईसाई थे, ठीक है. तो दो तरह के लोग थे, दो तरह के लोगों की जो रवायात थी ऑब्वियसली. एंड द क्रिश्चियन. पैगन जो होते हैं वो जो नॉन एथीस्ट तरह के लोग होते हैं, और क्रिश्चियन थे जो ईसाई थे, ठीक है. तो दो तरह के लोग थे, दो तरह के लोगों की जो रवायात थी ऑब्वियसली उनके दो तरह के लिटरेचर थे. तो बोथ द ट्रेडिशन कॉन्स्टेंटली ओवर है, तो दोनों तरह की ट्रेडिशन जो है वो बाद में ओवरले हुई, स्प्रेड हुई, फैली, चाहे वो इथीस्ट थे चाहे वो क्रिश्चियन थे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 62 इज़ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स, यूज ऑफ प्रोनाउंस, टू सिंगुलर एंड गे प्लूरल. यानी कि अगर ओल्ड इंग्लिश की सिमेंटिक्स और सिंटैक्स, सिमेंटिक्स यानी कि मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग्स को उठा के देखें, और सिंटैक्स यानी स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को उठा के देखें, तो उसमें हमें दो तरह के प्रोनाउंस मिलते हैं. जैसे एक प्रोनाउन है हमारे पास टू, उसका मतलब है सिंगुलर, एंड गे इसका मतलब है प्लूरल. टुडे वी यूज़ यू इन बोथ केसेस. आजकल हम इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में यू जो है दो तरह, सारी तरह के केसेस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो सामने वाला या प्लूरल हो, हम यू ही इस्तेमाल करते हैं. इन ओल्ड इंग्लिश दो एंड दी पर सिंगुलर, ये सिंगुलर यू के लिए इस्तेमाल होते थे, दो और दी, और ये एंड यू जो है वो प्लूरल यू के लिए इस्तेमाल होते थे. बट इन मिडल इंग्लिश टाइम्स द कस्टम अरोज ऑफ using ये और यो एज अ पोलाइट और डिफरेंशियल वे ऑफ एड्रेसिंग ए सिंगल पर्सन. लेकिन जब मिडिल इंग्लिश पीरियड आया तो ये और यू जो हैं वो प्लूरल के बजाय सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होने लगे, और यूज़ होने लगे. और जब किसी को पोलाइटली किसी को हमने एड्रेस करना होता था तो हम ये और यू मिडिल इंग्लिश में यूज़ किया जाता था. अब दो एंड दी ग्रेजुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूज़ इन एवरीडे स्पीच. जब जो इंग्लिश जो है वो उसने डेवलप होना शुरू किया तो ये जो टू वर्ड्स थे दी एंड ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, ड्रॉप आउट हो गए एवरीडे स्पीच, एंड फाइनली डिसअपीयर्ड एक्सेप्ट इन सम डायलेक्ट्स वेयर दे परसिस्ट टू दिस डे. मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए मॉडर्न इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तरफ आते होते, लेकिन कुछ डायलेक्ट अभी भी हैं जिनमें ये मौजूद हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टे. टे जो है, टे का मतलब है हु या विच, यानी कि ये जो वर्ड है प्रोनाउन है टे, ये किसको यूज़ करता है, हु और विच के मीनिंग में इस्तेमाल होता था, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में इस्तेमाल होते थे. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है
टी वॉज। अब नेक्स्ट एक वर्ड था टी वॉज, इसका मतलब था कस्टम्स यानी कि रवायात। अब हु और विच जो थे वो ओल्ड इंग्लिश में एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब उनको यूज़ किया जाता था तो उनके लिए वर्ड यूज़ होते थे हुआ एंड विल्क, ठीक है। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में यूज़ होते थे तो उनके कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था, थे। हम रीड कर लेते हैं। इसमें ये कहते हैं कि दिस कैन बी, इसको इस तरीके से रैंडर ने प्रोवाइड किया गया है। ये कहते हैं कि बेट वॉल स्पोक लिफ्टेड हिज शील्ड। अब यहाँ पे एक बंदा है बोलने वाला जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, वो कहता है कि लिफ्टेड हिज शील्ड, उसने अपनी शील्ड उठाई, यानी कि वो जो एक तलवार के साथ जो तलवार के वार को रोकने वाली शील्ड होती है वो। ही वॉज एन ओल्ड रिटेनर शुक हिज ऐश, वो एक ओल्ड सर्वेंट था, एक मुलाजम था, उसने अपना स्पीयर यानी कि नेज़ा हिलाया। ही फुल बॉल्डली एग्जॉर्टेड द वॉरियर्स, उसने अपने जंगजुओं को मुखातब होते हुए बोला। माइंड मस्ट बी द फर्मर, यानी कि उसने अपने जंगजुओं को एक उनके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए ज़ोर से बोला। माइंड मस्ट बी फर्मर, हमारा जहन पक्का होना चाहिए। हर्ट द मोर वैलियंट, और हमारा दिल जो है वो उसमें जरूरत होनी चाहिए। करेज मस्ट बी द ग्रेटर एज अवर स्ट्रेंथ डिमिनिश, जब जहाँ पे हमें लगे कि हमारी ताकत कम हो रही है वहाँ पे हमारी ज़रूरत जो है वो उसको उतना ही बड़ा होना चाहिए। हियर लाइज आवर लॉर्ड क्वाइट ह्यू डाउन, यानी कि हमारा लॉर्ड हमारे दिल के अंदर रहता है। द नोबल मैन इन द डस्ट, और जो है वो नोबल मैन जो शरीफ आदमी होता है इन द डस्ट, वो छुपी हुई चीज़ों में भी सामने आता है। एवर विल वी हैव कॉज टू मून हु नाउ थिंग्स टू डिपार्ट फ्रॉम दिस बैटल, यानी कि जब भी हमें से कौन है जो सोचता हो कि हमें इस जंग से जो है वो भाग जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं सोचा। एवर विल ही हैव कास्ट मोनी, उसके पास रोने की कोई वजह नहीं होती सिवाय इसके कि उसको ये लगे कि उसने जंग से भाग जाना है। आई एम ओल्ड ऑफ लव हैंस आई विल नॉट, यानी कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं जंग से नहीं भागूंगा। बट बाय द साइड ऑफ माई लॉर्ड, बल्कि मैं अपने जो अपना लीडर है उसके साथ खड़ा रहूँगा। बाय द मैन सो डेयर आई टेंड टू लाई, यानी कि मैं इतनी ज़रूरतमंद, इतना जो आदमी जो है मुझे इतना जान से प्यारा है, मैं उसके साथ ही मरना पसंद करूँगा। अब ये एक पोएम थी इन ओल्ड इंग्लिश जो लिटरेचर से ली गई थी। अब इसमें कुछ वोकैबुलरी यूज़ हुई है जिसको हम एनालाइज कर लेते हैं। इट ओपन्स फॉर एग्जांपल विद अ फॉर्मूलैक फ्रेज सो एंड सो स्पोक, यानी कि सबसे पहले जो स्पोक पर्सन था उसके नाम से ही शुरू होती है। द स्टॉक ऑफ कन्वेंशनल पोइटिक डिक्शन वॉज वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ एलिट्रेशन। अब इसमें जो पोइटिक डिक्शन यूज़ हुई है यानी कि पोइटिक वोकैबुलरी यूज़ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूज़ हुई है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ एलिट्रेशन, यानी कि एलिट्रेशन कहते हैं बार बार किस चीज़ की रेपिटेशन को, बार बार किस चीज़ की रेपिटेशन को, बार किस चीज़ की रिपीट करने के लिए पोइटिक वोकैबुलरी इसमें यूज़ हुई है। देयर वर न्यूमरस वर्ड्स फॉर वॉरियर, वॉरियर जो जंगजू था उसके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जैसे बियॉर्न यूज़ हुआ है। वेपन्स के लिए बार एस का वर्ड यूज़ है फॉर हॉर्स शिप प्रिंस एक्सेट्रा, यानी कि एक ही चीज़ को डिनोट करने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स बार यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 64, दैट इज़ ओल्ड इंग्लिश का एक और सैम्पल वन, और इसके फीचर्स बताए गए हैं कि ये जो सैम्पल वन अभी हमने पढ़ा इसके बेसिकली इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं। अच्छा, इसके बारे में ये है कि इन दिस टॉपिक फोनोलॉजिकल फीचर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन वाज डिस्कस्ड एंड एग्जामिन्ड बाय शोइंग रेलिवेंट टेक्स्ट एंड एग्जांपल, यानी कि इसमें जो उसके फोनोलॉजिकल फीचर्स थे यानी कि उसकी साउंड के लिहाज से कि साउंड पैटर्न मिलके किस तरह से वर्ड्स को चेंज करें उनको डिस्कस किया गया था विद रेलिवेंट टेक्स्ट और एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 65 जो है टुवर्ड्स मिडिल इंग्लिश। अगर हम उसकी टुवर्ड्स मिडिल, अब ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं तो हम उसके लिटरेचर को भी स्टडी करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी 1066 से लेके 1200 तक जो उनका एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का पीरियड था, उसमें ये था कि दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू इंडिपेंडेंटली अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश टू एग्जामिन एनी गिवन टेक्स्ट, यानी कि कोई भी गिवन टेक्स्ट को एग्जामिन करने के लिए आप ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स अगर आपने पढ़े होंगे तो उस नॉलेज को आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम द प्रोलॉग ऑफ द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिटन इन द 9th सेंचुरी। अब ये कह रहा है कि अगर प्रोलॉग देखें एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स, एंग्लो सेक्सन जो डेट्स हैं हमारे पास हिस्ट्रीज को उठा के देखें, उसके जो प्रोलॉग है, जो प्रीफेस दिया गया है, तो हम उसकी जो ईयरली हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स उठा के देखें जो 19th सेंचुरी में, तो उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से कुछ चीज़ें उसकी समझ आ जाएंगी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में किस तरीके से वर्ड्स को यूज़ किया जाता था।
अच्छा, उसके बाद वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज़ गिवन। ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक पोएम में से कुछ चीज़ें उठा के दी हैं। अगर हम इसको पढ़ें तो ब्रिटनी इंग्लैंड इज़ 800 मिल लैंग, ब्रिटेन आइलैंड इज़ 800 माइल्स लॉन्ग, इसका मतलब है। नेक्स्ट ये कहते हैं 7 to a hunt ब्रैड 7% on base, यानी कि and 200 broad and here are in this, यानी कि पहले ना क्या कि ब्रिटेन आइलैंड इज़ 800 माइल्स लॉन्ग। ए ब्रिटेन आइलैंड जो है वो 800 माइल्स लंबा है, लॉन्ग है, 200 ब्रॉड एंड हियर आर इन दिस, और 200 उसकी चौड़ाई जो है वो 200 मिल लैंग। ब्रिटेन आइलैंड इज़ 800 माइल्स लॉन्ग, इसका मतलब है। नेक्स्ट ये कहते हैं 7 to a hunt ब्रैड 7% on base, यानी कि and 200 broad and here are in this, यानी कि पहले ना क्या कि ब्रिटेन आइलैंड इज़ 800 माइल्स लॉन्ग। ए ब्रिटेन आइलैंड जो है वो 800 माइल्स लंबा है, लॉन्ग है, 200 ब्रॉड एंड हियर आर इन दिस, और 200 उसकी चौड़ाई जो है वो 200 ब्रॉड है। नेक्स्ट कहते हैं द वर्ड्स ब्रिटिस्क एंड ब्राइंस, ये जो दो वर्ड्स हैं हमारे पास, डू नॉट हैव टू डेज, इनकी मीनिंग वो वाले नहीं है जो आजकल हैं। दे रिफर टू द सेल्टिक ट्राइब्स दैट यूज टू इनहेबिट ब्रिटेन, यानी कि जो दो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए हैं ब्रिटिस्क एंड ब्राइंस, ये सेल्टिक ट्राइब्स के नेम्स हैं, ये सिंपल कॉमन वर्ड्स नहीं हैं। उसके बाद ये कहते हैं ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश एंड विल्क्स थे वर वन एंड द सेम लैंग्वेज, इन दोनों की लैंग्वेज सेम थी जिसका नाम था ब्राइटो वेल्श। सो दैट इज़ वाई द राइटर सेज दैट देयर आर 5 लैंग्वेजेस एंड 10 देन अपीयर्स टू लिस्ट 6, यानी दैट्स वाई राइटर कहते हैं कि लैंग्वेजेस 5 थी लेकिन बाद में जब लिस्ट बनाई तो लैंग्वेजेस 6 निकल आई। एक्चुअली हुआ क्या था, ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, लेकिन जो दो ट्राइब्स थे हमारे पास ब्रिटिश एंड विल्स, उनकी लैंग्वेज यही सेम लैंग्वेज है, ब्राइटो वेल्श। So thank you so much for watching this lecture.